हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं आपके फोर्थ चैप्टर डिटरमिनेंट का एक लास्ट टॉपिक, लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। मींस लीनियर इक्वेशंस के एक सिस्टम के हम लोग सॉल्यूशन पढ़ेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड। अभी मैट्रिक्स मेथड क्या है, आज हम बेसिकली ये पढ़ने वाले हैं। हम क्या यूज करते हैं, कैसे वो करते हैं। जैसे हमारे पास कुछ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जैसे आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। 10th क्लास में आपने कुछ लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी कुछ इस टाइप में, a1x प्लस a2y इक्वल्स टू a1 b1 इक्वल्स टू c1 एंड सेकंड इज a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। इस तरह के आपने एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन पढ़ा था, दो लीनियर इक्वेशंस पढ़ी थी और इनका आपने सॉल्यूशन निकाला था 10th क्लास में, थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में, राइट। वो आप कैसे निकालते थे, आपके पास तीन मेथड हुआ करते थे और उन तीन मेथड कौन कौन से थे आपके पास, याद है आपको कौन कौन से थे? एक हमारा पास सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एक एलिमिनेशन मेथड था और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, राइट। उसमें आप लोग इस तरह की कुछ बातें किया करते थे, इस तरह की कुछ काम था हमारे पास कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन के लिए हम इनका सॉल्यूशन किस तरीके का होगा, कुछ यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, राइट। ये इस तरह की बात हम लोग क्या करते थे जब हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स होते, राइट। इसी तरीके से अब इसी चीज को, इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को हम लोग दो वेरिएबल्स में भी कर सकते हैं और तीन वेरिएबल्स में कर सकते हैं बाय मैट्रिक्स मेथड। क्लियर? अब हम इस चीज के लिए एक मैट्रिक्स मेथड पढ़ने वाले हैं कि देखिए इसके लिए ये जो हमने मेथड निकाले थे वो सिर्फ टू वेरिएबल तक ही हमारे लिए थोड़ा यूजफुल होते हैं। थ्री वेरिएबल्स में आने के बाद हम उसमें बहुत सारी दिक्कतें आती है कि तीन वेरिएबल से पहले दो वेरिएबल में कन्वर्ट करो और फिर उन्हें एक उन मेथड से यूज करके चेक करो कि उनके कितने सॉल्यूशन आएंगे, राइट। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले मैट्रिक्स मेथड जो हम पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे इसका एक और मेथड है, क्रैमर्स रूल करके एक मेथड है। तो उनसे हम क्या करते हैं, थ्री वेरिएबल्स हो चाहे फोर वेरिएबल्स है, हम लोग क्या करते हैं वो सारे वैल्यूज को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। डायरेक्टली किस तरीके से उस मेथड में अप्लाई करने के बाद उन सारी वैल्यूज को डायरेक्टली निकाल सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन के, बिना किसी। लेकिन उसमें भी हमारे पास इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं कि हमारे पास इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशन होंगे। यूनिक का मतलब एक सॉल्यूशन हो, एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा, सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। आज हम यही पढ़ने हैं, क्लियर? चलिए आपको इसके बारे में बता, जैसे हमने ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हमारे पास दो के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जैसे हमने इसके x और y के बारे में जैसे हमने पहले बोला था, जब हम 10th क्लास में पढ़ते थे कि a1 by a2 does not equal to b1 by b2। अगर ये दोनों इक्वल नहीं हैं तो हम कहते थे यूनिक सॉल्यूशन। वी सेड यूनिक सॉल्यूशन इन 10th क्लास, हम लोग 10th क्लास में ये पढ़ते थे, राइट। लेकिन अब हम इसके बारे में क्या करेंगे, अब हम इसका यूज करेंगे मैट्रिक्स मेथड से, हम लोग इसका काम करेंगे। जैसे सबसे पहले हम ये जो वेरिएबल के साथ के जो कोफिशिएंट्स हैं, वेरिएबल के साथ के कोफिशिएंट्स हैं, इनकी मैट्रिक्स बनाएंगे। एक मैट्रिक्स बनाते हैं, कितने वेरिएबल्स हैं? 2, तो ऑलवेज 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। एक्स के साथ यहाँ पे क्या है, a1 दैट इज b1 दैट इज a2 दैट इज, दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस इज वी कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, राइट। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल मैट्रिक्स, वेरिएबल मैट्रिक्स। तो इसके अंदर हमारे पास वेरिएबल है एंड इक्वल टू, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाले और इस तरफ के कोफिशिएंट्स को हमने कांस्टेंट वैल्यूज को हमने अलग, क्लियर। तो हम इसे पढ़ते कैसे हैं, इसे हम डिनोट करते हैं a नाम से, a इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसे हम डिनोट करते हैं x नाम से, वेरिएबल इक्वल्स टू b कांस्टेंट, क्लियर है। ए हमारे पास ये सिस्टम क्या बना, सिस्टम बेसिकली क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ इक्वेशंस को हम लोगों ने सिस्टम बोला होगा ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास ये सिस्टम कुछ इस टाइप का बना, ax इक्वल टू b, क्लियर है।
जैसे हम लोग अब पहले क्या करते थे कि इन दोनों क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए, बेसिकली वही मतलब जैसे 2 क्रॉस 2 में हम बात करते हैं तो हम लोग 10th क्लास में पढ़ते थे a1 by a2 डज नॉट इक्वल टू b1 by b2। इसका मतलब क्या होता था आप जरा एक बार चेक कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसे जाएगा a1 b2 डज नॉट इक्वल टू a2 b1 a1 b2 माइनस a2 b1 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये बना, एक बार जरा इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। तो इसका डिटरमिनेंट हम क्या चाहते हैं कि अगर हमारे पास इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, 0 के अलावा कुछ भी आएगा तो हम क्या कहते थे इस टाइम पे, यूनिक सॉल्यूशन। तो हम अब इसके लिए क्या कहेंगे कि इस सिस्टम का कैसा सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन। 10th क्लास में हम इस तरीके से पढ़ते थे, यहाँ तक इस तरीके से। अब हम डायरेक्टली डिटरमिनेंट के बेस से पढ़ेंगे, क्लियर कि इसके सॉल्यूशन कितने हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पास एक सिस्टम बना बेसिकली क्या, ax इक्वल टू b। हमारे पास एक सिस्टम है ax इक्वल टू b। अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी व्हाट इज ax इक्वल टू b, ये सिस्टम में मतलब क्या है। ax का मतलब क्या है, a है कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, x इज वेरिएबल मैट्रिक्स एंड b इज कांस्टेंट। क्लियर, कांस्टेंट मैट्रिक्स क्लियर है जो हमने इन इक्वेशन से बनाए हैं, राइट। अब इसके अंदर हम बात क्या करते हैं, ये जो ax इक्वल टू b वाली बात है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि इफ फर्स्ट केस यूनिक सॉल्यूशन के बारे में हम बात करते हैं कि इफ डिटरमिनेंट ऑफ a डज नॉट इक्वल टू 0, कि अगर a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, क्लियर है, a मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 नहीं है, देन यूनिक सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, जैसे हम 10th क्लास में पढ़ते थे, राइट। सेकंड केस, इफ determinant of a is equals to 0, if determinant of a equals to 0 means अगर हमारे पास इस a का डिटरमिनेंट नॉन जीरो तब तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन कंफर्म है। अगर डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उसके बाद हमारे पास दो केस है। किस तरीके से, क्या adjoint of a into b is equals to 0 और adjoint of a into b does not equals to 0। क्लियर, मतलब क्या है कि अगर हमें ये चेक करना है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन हैं, यूनिक है, कोई सॉल्यूशन नहीं है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अगर हमें ये बात चेक करनी है तो हमें इस प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ेगा कि पहले हमने सिस्टम बनाया, सिस्टम से a का डिटरमिनेंट निकाला और a का डिटरमिनेंट निकालने के बाद हम लोग बता सकते हैं कि उसका यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं है। और अगर a का डिटरमिनेंट 0 आ जाता है तो फिर हम इन दोनों को चेक करेंगे और उसके हिसाब से हम बताएंगे कि इसका हमारे पास सॉल्यूशन कितने हैं, यूनिक सॉल्यूशन है या फिर हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्लियर है ये बात सभी को? तो अब हम इससे आगे देखते हैं। और जैसे हमने बताया कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, अब हम अगर हमारे पास डिटरमिनेंट 0 है, अगर हमारे पास डिटरमिनेंट 0 है तो हम लोग क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे, उसको बी मैट्रिक्स से मींस इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और चेक करेंगे वो 0 है या नहीं। अगर ये भी 0 है, अगर ये भी 0 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि मे बी नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो हमारे पास कुछ श्योर नहीं है कि हमारे पास इसके कितने सॉल्यूशन हो सकता है एक भी सॉल्यूशन ना हो सकता है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन इफ ये नॉट इक्वल टू 0 है, एडजॉइंट ऑफ a into b नॉट इक्वल टू 0 आता है, तब हम कहेंगे ऑलवेज नो सॉल्यूशन, ऑलवेज नो सॉल्यूशन, ये फिक्स है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। सिस्टम के साथ हम क्या करने वाले हैं कि कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, चाहे वहां पर 2 क्रॉस 2 के बारे में बात की जाए, अगर हमारे पास ये 2 में दे रखी है तो 2 में हम बात करेंगे, 3 में दे रखी है तो हम 3 में बात करेंगे। क्लियर, हमारे पास 2 में दे रखी है 2 क्रॉस 2 की हमने जो बनाई उसके हिसाब से हमने बता दिया कि सिस्टम एप्लीकेशन के हिसाब से ये होगा। अगर हमारे पास इसमें 3 क्रॉस 3 टाइप की मैट्रिक्स ही बनती तो भी हमारे पास सेम ही प्रोसीजर है। हमें एक बार चेक करेंगे कि हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या डायरेक्टली नो सॉल्यूशन है। कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में जानते हैं। कंसिस्टेंट मींस एटलीस्ट वन सॉल्यूशन
और इनकंसिस्टेंट का मतलब नो सॉल्यूशन। क्लियर है? कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट मींस हैव यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्टली हैविंग ए सॉल्यूशन, हैविंग एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। क्लियर? क्या अगर किसी सिस्टम के पास एटलीस्ट एक सॉल्यूशन है तो हम उसको बोलेंगे द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। क्लियर? और अगर एक भी सॉल्यूशन नहीं तो हम बोलेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? चलिए एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके लिए। आप पे नोट डाउन दिस। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.6 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें होगा एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ सिस्टम। कंसिस्टेंसी के बारे में मैं बता चुका हूं कि अगर हमारे पास किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एटलीस्ट एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो हम बोलेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, और अगर एक भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम बोलेंगे द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनेगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स? सॉल्यूशन x का कोएफिशिएंट क्या है? 1, यहाँ पे क्या है? 1 2 2 3, राइट? इक्वल सॉरी एंड वेरिएबल मैट्रिक्स इज x y। आप चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, आपके पास सेम इक्वेशन ही बनेगी 2 3। जैसे अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहें फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इक्वल टू 2, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ 2 के इक्वल लेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी। सेकंड के साथ सेकंड को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड इक्वेशन आपके पास वापस बन जाएगी। क्लियर? बेसिकली ये मैट्रिक्स हमारे पास जो बनती हैं सारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही बनती हैं, और उसके बाद उसी को हम सॉल्व करना सीखते हैं मैट्रिक्स के अंदर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में। क्लियर है? चलिए ये हमारे पास क्या बन गया? कौन सा सिस्टम बन गया? a x इक्वल टू b, ये सिस्टम बन गया। तो हम क्या जानते हैं कि इफ determinant of a does not equals to 0 then unique solution या फिर consistent system। क्लियर? तो चलिए हम बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a के बारे में। अगर हम बात करें 3 1 3 minus 2 2 4, that is equals to -1 which is does not equals to 0। क्लियर? तो हम कह सकते हैं determinant of a does not equals to 0, so the system of equations are consistent। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। क्लियर? तो अभी हमें पहले 5-6 क्वेश्चन में सिर्फ कंसिस्टेंसी फाइंड करनी है कि अगर हमारे पास सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है। क्लियर है बात? कि हमें सबसे पहले ये चेक करना कि अगर ये 0 आता तो उसके बाद हम लोग को क्या निकालना था? एडजॉइंट ऑफ ए। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए क्वेश्चन, फिलहाल ये क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया है। मैं ये बता रहा हूं कि if determinant of a 0 आया तो find adjoint of a and multiply this matrix by b matrix, find it which is equal to 0, does not equal to 0 और which is equal to 0। सेम इसके अकॉर्डिंग जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया उसके अकॉर्डिंग हम लोग जज करते हैं कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। क्लियर है? अगर ये हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आता तो डायरेक्टली हम बोल सकते थे क्या? इनकंसिस्टेंट। अगर हमारे पास ये आता तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इनकंसिस्टेंट, और ये आता तो फिर हम आगे फर्दर चेक करते हैं कि हमारे पास ये इसमें इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट होंगे या नो सॉल्यूशन। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस बार हम जो क्वेश्चन करेंगे दो तरीके से, दो चीजें उसके अंदर होंगी। कौन कौन सी? एक तो हम इसमें 3+3 के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और सेकंड थिंग उसमें हम लोग सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, जैसा अभी तो हम सिर्फ बता रहे हैं कि यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, उसमें हम सॉल्यूशन फाइंड करके देखेंगे, मींस इन x y की वैल्यूज फाइंड करके देखेंगे। क्लियर है? नोट ओके। चलिए अब हम पता करते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है ax = b टाइप का, राइट? कोई भी सिस्टम हमारे पास ax = b टाइप का, तो हम इससे सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करते हैं अगर हम कर सकते हैं तो। क्लियर? तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ax = b टाइप का कोई हमारे पास सॉल्यूशन है तो हम दोनों तरफ
कि इफ, इसके साथ कंडीशन क्या कहते हैं कर सकते हैं कि इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट। सॉल्यूशन तभी फाइंड करेंगे जब हमारे पास ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। मींस इसका दूसरा मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका दूसरा मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल्स टू 0। जैसे कि पहले बोल चुके हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 का तभी हम लोग इनवर्स की बात करते हैं। जैसे हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि एलिमेंट्री ऑपरेशन हम कब अप्लाई करेंगे, कब हम उससे इनवर्स निकाल सकते हैं, जब हमारे पास डिटरमिनेंट नॉट इक्वल्स टू 0 आता है। क्लियर है, इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट की बात हमने की थी कि इफ ए इनवर्स एग्जिस्ट व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब देखिए इसका मतलब क्या है, इसका एक्चुअल में रीजन क्या है। ठीक है, ये हमारे पास सिस्टम है, मल्टीप्लाई A inverse both sides तो A इनवर्स मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, A इनवर्स इनटू A इनटू B इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू B। अब इस बात का ध्यान रखिएगा, आप में से कुछ बच्चे ऐसा ना करें कि यहाँ पे A इनवर्स पहले मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पे A इनवर्स B के बाद मल्टीप्लाई कर दें। ये अगर आपने ऐसा किया तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास ये मैट्रिक्स जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। ये हम बता चुके हैं कि हम लोग आगे और पीछे लिखने में आपका डिफरेंस रहता है। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अगर हम आगे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों तरफ आगे ही लिखा जाएगा इनवर्स, और अगर पीछे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों तरफ पीछे ही लिखा जाएगा। क्लियर है। देखिए A इनटू इनवर्स क्या हो जाता है, आइडेंटिटी इनटू B इक्वल्स टू AX equals to A inverse identity into X is X matrix itself and this is A inverse into B। मींस इस X मैट्रिक्स की वैल्यू किसके बराबर आएगी, A इनवर्स B के। मींस जो मैट्रिक्स था इसका इनवर्स को निकाल गया, अगर मैं इनवर्स को B मैट्रिक्स से इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास X मैट्रिक्स की वैल्यू आ जाएगी, मींस इस वेरिएबल्स की वैल्यू आ जाएगी। इसी मेथड को हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड मैट्रिक्स मेथड। मींस हम लोग क्या करते हैं, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल के उसे कांस्टेंट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास इस वेरिएबल मैट्रिक्स की हमारे पास वैल्यू आ जाती है। क्लियर है। अब हम यही करने वाले हैं 3x3 मैट्रिक्स में। चलिए एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद हम लोग इस तरह का एक सिस्टम लेके चलेंगे और उसके बाद इसी प्रोसीजर ऐसे ही हम लोग पहले ए इनवर्स निकालेंगे जैसा हमने सीखा है। कैसे, हम लोग पहले माइनस निकालते हैं, डेटरमिनेंट निकालते हैं, माइनस निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं, देन एडजॉइंट और उसके बाद ए इनवर्स निकालना हमने सीखा हुआ है। क्लियर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बाय 11। क्वेश्चन बाय 11 क्या कहता है, हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है 2x + y + z = 1, x - 2y - z = 3y2, 3y - 5z = 9। और हमें अब इसका फाइंड करना है, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है अगर इसके एग्जिस्ट करते हैं तो। क्लियर। चलिए इसे सबसे पहले सिस्टम ऑफ इक्वेशन में चेंज करते हैं, मैट्रिक्स अपने फॉर्म में बनाते हैं। जनरल फॉर्म, x का कोएफिशिएंट क्या है 2, सेकंड में x का कोएफिशिएंट क्या है 1, थर्ड में क्या है यहाँ पे x नहीं है तो x का कोएफिशिएंट क्या होगा 0। सेकंड फर्स्ट में देखिए y का कोएफिशिएंट क्या है 1, सेकंड में -2, थर्ड में 3, फर्स्ट में z का कोएफिशिएंट 1 -1 and this is -5। दिस इज मैट्रिक्स। आपका वेरिएबल मैट्रिक्स क्या है, वेरिएबल्स का x y z एंड कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज 1 3/2 एंड दिस इज 9। क्लियर है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, ये हमारे पास सिस्टम बन गया ax = b, ax = b मैट्रिक्स का सिस्टम बन गया। क्लियर। अब हमें चेक करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ a = 0 और नॉट। वी हैव टू फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a हम फाइंड करते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग r1, एक्सपेंडिंग अलोंग r1 के अलोंग बात करते हैं 10 माइनस प्लस 3 माइनस 1 इंटू -5 and this is 0, right? Next plus 1 into this is 3 minus 0, right? चेक करते हैं क्या ये 0 आ रहा है। 13 26 5 मतलब plus 5 and plus 3, this is 31
30/3 34 which is does not equals to 0. So हम कह सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन. हम यहाँ लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन मींस इसका एक सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करेगा यूनिक, दैट इज यूनिक सॉल्यूशन. क्लियर. अब हमने डिटरमिनेंट निकाल लिया, तो अब हमें क्या निकालना है, इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट. इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, उससे पहले माइनस निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, देन हम लोग क्या निकालते हैं, एडजॉइंट निकालते हैं. ओके, तो हम डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं. डायरेक्टली कोफैक्टर्स निकालते हैं. a11 इक्वल्स टू -1 की पावर 1 + 1 and cofactor is this is +10 + 3, 10 + 3 that is 30. Clear, equals to +30. सीधे डायरेक्टली निकाल सकते हैं. a12 is, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, -5, this is -5 0 -1 की पावर 1 + 2 into -5 that is equals to +1. क्लियर है. a13 इसके लिए हमारे पास कोफैक्टर क्या आएगा, 1 इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा 3 -1 की पावर 1 + 3 into 3 that is also equals to 3. क्लियर. सेकंड इज a21. इसके लिए हमारे पास कोफैक्टर क्या होगा, -5 into -1 की पावर 2 + 1 -5 दिस इज, इसके लिए हम बात कर रहे हैं 3, सॉरी इसके लिए -5 into -5 into 3 -5 sorry -5 -3 -5 is -8 that is equals to +8. This is a2 -1 raised to power 2 + 2 -2 into 2 इसके हमारे पास क्या आएगा, -10 -0 that is equals to -10 that's also equals to -10. a23 this is 3 -0 that is this is 3, so this is 3 -3. a31 -1 raised to power 3 + 1 3 इसके कॉरस्पॉन्डिंग बात करेंगे, -1 -2 that is -3 this is equals to -3. a32 इसके बारे में बात करते हैं, -2 -1 -2 -1 -3 -1 raised to power 3 + 2 that is equals to +3. a33 लास्ट है, -1 raised to power 3 + 3. Last one is -4 -1 that is -5. Clear. These are the cofactors. These are the cofactor methods. Clear है. Okay. चलिए, कोफैक्टर के बाद हमें क्या निकालना है, उसका एडजॉइंट. एडजॉइंट ऑफ ए. एडजॉइंट ऑफ ए हम लोग कैसे निकालते हैं, ये जो हमारे पास कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है, ये जो हमारे पास एलिमेंट है, इनको हम डायरेक्टली ट्रांसपोज करके लिख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए. दिस इज 13, दिस इज 5, दिस इज, देखिए ये रो के कॉलम थे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम था, और मैं इसे किसमें लिख रहा हूं, कॉलम में, मींस मैं डायरेक्टली ट्रांसपोज करके लिख रहा हूं. क्लियर. आप इसे लिख सकते हैं 8 -10 -3, दिस इज -3 and 3 and this is -5. Clear. This is adjoint of A. अब आपके पास adjoint of A आ गया, तो आप inverse of A भी निकाल सकते हैं. A inverse का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1/determinant of A into adjoint of A. ये जानते सभी. तो हम 1/34 into adjoint हमारे पास क्या है, 13 5 3 8 -10 -3 -3 3 -5. ये हमारे पास क्या गया, A. अब हम पता है क्या, अगर हम सॉल्यूशन इक्वेशन निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, x is equals to A inverse B.
we have to find x equal to इनवर्स b। x मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, x y एंड z। इनवर्स हमारे पास ये है 1/34, दिस इज 13 5 3 8 -10 -3 -3 3 एंड -5 इनटू b मैट्रिक्स। b मैट्रिक्स हमें पता कौन सी है, 1 -3/2 एंड 9, 1 -3/2 एंड 9। ये मैट्रिक्स अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या मिल जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर है, नोट ऑफ दिस। फिर हम इसका आगे मल्टीप्लाई करके इसका सॉल्यूशन just a minute student, there is a little correction. This is 823 is -6 and where 823 is -6, where a31 is 1 and a31 third row first column, this is 1 because इसका ट्रांसपोज करके दिखाते हैं, इसमें ये जरा दो कैलकुलेशन मिस्टेक्स थी, प्लीज करेक्ट इट। -6 1, this is -6 and this is 1. Now multiply this matrix by this and you will get the answer. Okay, note down this and we will, after that we will multiply. चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। ये 1/34 इट इज कांस्टेंट, इसे ऐसे ही रखेंगे। मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 13 1 सा 13, 8 into 3 24/2 is 12 and 1 9 सा 9, right? Second row first column 5 1 सा 5, 10 into this is -15, 10 into 3 is -30, -30/2 is -15 and 3 9 सा 27. Okay, next -1 into -3 is -3, 6 into this 6 into 3/2 -3 -3 is -9 and -5 into 9 is -45. Clear? That is 1/34 into ये हमारे पास कितना 13 plus 12, 13 into 15 and 10 25, 25 and 9 34, right? This is -10, this is plus 17 and this is -3 -12 and this is -57, right? ओके 34 से हम इसको तीनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास देखिए कंपेयर कर लीजिए यहाँ से x y z की वैल्यू x y and z, where x is equals to 34/34, y is equals to 17/34 and z is equals to -57/34. Clear? 34 is 1/2 and this is your fraction answer. Clear है? एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए आप इसके मल्टीप्लाई को, अगर कोई मिस्टेक हो तो उसे करेक्ट कर लीजिए। ओके, नॉट डन। ओके, देयर इज अ वन मोर फ्रैक्शन, दिस इज +3, so this is +3 then this is 51, 17 2 17 that is equals to -3/2, this is +3, please correct it here, this is +3. Clear? Okay, so this is your answer। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, y की 1/2 and z की -3/2। This is your whole question, this is your solution of the system of equation x equal to 1, y equals to 1/2 and z equals to -3/2। क्लियर है? इसी तरीके से आपको बाकी सारे भी क्वेश्चंस में यही करना है आपको कि इस तरह का एक सिस्टम बनाया जाएगा, सिस्टम पे आपको क्या करना है, a इनवर्स निकालना होगा, b से मल्टीप्लाई करके आपको सॉल्यूशन फाइंड करना है। क्लियर है? नोट ऑन दिस एंड कंप्लीट योर एक्सरसाइज।